उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार की तरह आज भी आपके बीच इस अंक को लेकर मैं उपस्थित हूं, कमल प्रजापति। श्रोताओं, हर बार की तरह आज के इस अंक में बहुत कुछ आपके लिए विशेष है। पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियां और समाचार आज आपके साथ हम साझा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में सांस्कृतिक पर्वों और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलकियां भी हम आपको सुनवाएंगे। तो आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या कुछ खास आज के अंक में है। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 17 और 18 अक्टूबर को पाक्योंग जिले का दौरा किया था और उन्होंने रेनॉक के रामगौरी संग्रहालय का निरीक्षण भी किया, जहां सिक्किम की सांस्कृतिक धरोहर का उन्होंने अवलोकन करते हुए कहा कि ये संग्रहालय हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ी विरासत है। इसके अलावा उन्होंने हजारे ऑर्गेनिक फार्म का भी दौरा किया, जहां पर उन्होंने जैविक खेती की विधियों की जानकारी ली और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी जोर दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान राज्यपाल ने पर्वतेश्वर शिवालय मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो हम राज्यपाल के इस दौरे के संबंध में अपने संवाददाता से विस्तार से एक रिपोर्ट भी सुनेंगे। इसी तरह से मणिपुर इम्फाल में 17 अक्टूबर को एक बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव मनाया गया। इस विशेष पर्व को कहा जाता है मेरा हो चोंगबा। ये बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक वार्षिक पर्व है और इस पर्व की खासियत ये है कि इस पर्व में पहाड़ी और घाटी में रहने वाले समुदायों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। पवित्र स्थल कांगला में आयोजित इस उत्सव में जनजातीय समुदाय के नेता घाटी के लोगों के साथ मिलकर सामूहिक सांस्कृतिक आदान प्रदान और सौहार्द का संदेश देते हैं। तो इस संबंध में हम अपने संवाददाता से विस्तार से एक रिपोर्ट सुनेंगे। इसके बाद हम चलेंगे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में तितलियों की खोज में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। एक युवा वैज्ञानिक की अथक परिश्रम के प्रयास से 446 प्रजातियां यहां पाई गई हैं। हम सभी जानते हैं कि जो तितलियां हैं वो जैव विविधता का एक बहुत बड़ा अंग है, इसीलिए तितलियों की इस खोज को एक बहुत बड़ी खोज माना जा रहा है, जिससे इस नेशनल पार्क की उपयोगिता तो बढ़ेगी ही, साथ ही तितली अभयारण्य के रूप में अब काजीरंगा नेशनल पार्क स्थापित हो गया है और ये एक मेघालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा तितलियों के मामले में एक अभयारण्य है। और आखिरी खबर हम आपको सुनवाएंगे अरुणाचल प्रदेश से, जहां पश्चिम कामेंग जिले में एक संग्रहालय खुलने जा रहा है। और ये संग्रहालय क्या है और इस संग्रहालय की वहां के लोगों को बेसब्री से प्रतीक्षा भी थी, तो इस पर हम विस्तृत एक रिपोर्ट सुनेंगे। तो श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम जानते हैं इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी हुई गतिविधियां और समाचार क्या हैं। आइए सुनते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ 16 और 17 अक्टूबर को गुवाहाटी और शिलांग के 2 दिवसीय दौरे पर थे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की और न्यू शिलांग के मावडियांग में मेघालय कौशल एवं नवाचार केंद्र की आधारशिला रखी। उपराष्ट्रपति ने शिलांग में आईटी पार्क और राजभवन का दौरा किया। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेघालय कौशल एवं नवाचार केंद्र की आधारशिला के अवसर पर कहा, उत्तर पूर्व का ये क्षेत्र भारत के विकास के केंद्र में है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उत्तर पूर्व भारत राष्ट्रीय एकता, आर्थिक प्रगति और संपूर्ण संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उत्तर पूर्व को अपने देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए श्री धनखड़ ने लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों की सराहना की, जिन्होंने क्षेत्र में संचार, कनेक्टिविटी और हवाई अड्डों के विकास में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कौशल को न तो खोजा जा सकता है और न ही नवीनीकृत किया जा सकता है। वास्तव में ये किसी व्यक्ति के विशेष क्षेत्र में प्रतिभा का उपयोग है जो मानव संसाधन को गुणात्मक बढ़त देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौशल अब एक गुण ही नहीं, ये हमारी जरूरत भी है। उपराष्ट्रपति ने कौशल विकास
और उद्यमिता के लिए एक समर्पित मंत्रालय के गठन और 5 वर्षों की अवधि में 5 लाख युवाओं के इंटर्नशिप के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों को कौशल केंद्रों का हब होना चाहिए। मेघालय में अपने अनुभव के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में है, अगर कोई स्वर्गीय आत्मा है तो वो मेघालय में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेघालय की अर्थव्यवस्था का इंजन अकेले पर्यटन द्वारा संचालित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति ने मेघालय को भरपूर उपहार दिया है और मानव संसाधन के रूप में अत्यंत प्रतिभाशाली कुशल लोगों के माध्यम से इसका पूरा फायदा उठाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरोड के संगमा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर माजेल अम्परीन लिंडोह, मेघालय सरकार के मुख्य सचिव डोनाल्ड फिलिप्स वाहलांग और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए दिव्या तोमर। भारतीय नौसेना 14 से 30 अक्टूबर तक पूर्वोत्तर राज्यों में मोटरसाइकिल अभियान चला रही है ताकि इन राज्यों में नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और युवाओं और नागरिक समाज से संपर्क स्थापित किया जा सके। नौसेना ने पहले 2022 में पूर्वोत्तर में और 2023 में लेह लद्दाख में इसी तरह के सफल प्रयास किए हैं। 3 पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश में इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना सहित भारतीय नौसेना में करियर के अवसरों के बारे में स्कूलों, कॉलेजों में जागरूकता फैले। इस अभियान में महिला अधिकारियों और उनके जीवन साथियों को शामिल करके नारी शक्ति को भी बढ़ावा दिया जाएगा और क्षेत्र में नौसेना के दिग्गजों और वीर नारियों के साथ बातचीत भी की जाएगी। अधिकारियों, नाविकों और परिवार के सदस्यों सहित कुल 40 भारतीय नौसेना कर्मी 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में भाग ले रहे हैं। मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों से गुजरते हुए 2500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। भारतीय नौसेना ने इस आउटरीच कार्यक्रम को शुरू करने के लिए और वाहन सहायता प्रदान करने के लिए TVS मोटर कंपनी के प्रति आभार व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए नेहा गोस्वामी। असम अगले महीने पहले सप्ताह में असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने का उत्सव मनाएगा। इसको लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में संबंधित विभागों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 3 से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विश्वविद्यालयों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया जाएगा और उन लेखकों तथा विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा जिनके योगदान से असमिया भाषा का विकास हुआ है। हाल ही में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मनोज पाठक। तो श्रोताओं, अभी आपने सुने कि इस सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कुछ गतिविधियां रहीं, क्या समाचार रहे। अंतिम समाचार में आपने सुना कि असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद नवंबर महीने के पहले सप्ताह में एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। तो आइए इस संबंध में हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से ज्यादा जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो हाल ही में असमीज या असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का मर्यादा दिया गया है और इसको मनाने के लिए असम सरकार अगले महीने 3 से 9 तारीख तक ये सप्ताह भर का कार्यक्रम होगा, जिसको भाषा गौरव सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत जो असमिया भाषा के जो विकास के लिए जिन्होंने जो योगदान किया है उन लोगों को या उनके परिवार वालों को संबोधित किया जाएगा, सराहा जाएगा और साथ में ही विभिन्न विश्वविद्यालय हो या स्कूल कॉलेज हो या NGOs हो या सिविल सोसाइटी संगठन हो, सबके साथ मिलके जोड़ के असमिया भाषा के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। फिर से साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी असम सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत धन्यवाद दिया जाएगा कि उनके नेतृत्व में असमिया भाषा को ये मर्यादा मिला है। सिर्फ यही नहीं,
जो असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि असमिया भाषा के साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे बराक घाटी है वहां पे बांग्ला बोला जाता है, या जैसे बीटीएडी के बहुत सारे हिस्से हो जहाँ पे बोडो लैंग्वेज बोला जाता है, तो ऐसे भी जो लोग जिस मातृभाषा में बातचीत करते बोलते हैं उस भाषा को भी मनाया जाएगा असमिया के साथ साथ भी, कि असम जो जिसको हम लोग कहते हैं लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ के विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, तो सबका सम्मान किया जाएगा, सबका मनाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के तहत अभी तक मुख्यमंत्री ने जो जिला कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोग के साथ बातचीत किया है वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। असम के मुख्य सचिव द्वारा भी इस पर कदम उठाया गया है कि इस सप्ताह को पूरे असम में, और इस पर यह ध्यान दिया जाएगा कि सिर्फ असमिया भाषा का, ध्रुपदी भाषा का मर्यादा मिल गया, क्लासिकल लैंग्वेज की मर्यादा मिल गया, वो ठीक है। इसके आगे क्या होगा, क्या इसको हम लोग ज्यादा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इसका विकास के लिए कैसा काम करेंगे, उस पर भी इस सप्ताह के दौरान ध्यान होगा। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ये भी पहले भी हम लोग ने चर्चा किया था दुर्गा पूजा के समय। इस बार डिब्रूगढ़ में एक दुर्गा पूजा के हाल ही में समाप्त था दुर्गा पूजा में एक थीम था दुर्गा पूजा का, जिसमें ये था कि असमिया भाषा को जो ध्रुपदी भाषा का मर्यादा मिला है उसके तहत पूरा एक पंडाल लगाया गया। ये डिब्रूगढ़ में था और ये बेहद ही खूबसूरत था। तो लोगों ने ऐसे ही इसको मानना शुरू कर दिया है, इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि असमिया भाषा का जितना भी विकास होगा और विस्तार होगा, इतना ही फायदा असम के लिए होगा, असमिया लोगों के लिए होगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानस। अब हम अपने संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिक्किम। श्रोताओं, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 17 और 18 अक्टूबर को पाक्योंग जिले का दौरा किया था। ये 2 दिवसीय दौरा था और पहले दिन उन्होंने रेनॉक बाजार स्थित रामगौरी संग्रहालय का निरीक्षण किया, जो गणेश कुमार प्रधान द्वारा संचालित है। इसके बाद राज्यपाल ने हजारे ऑर्गेनिक फार्म का दौरा भी किया और जैविक खेती के तरीकों के बारे में उन्होंने जानकारी ली और कृषि अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं पर उन्होंने चर्चा की। और यात्रा के दौरान उन्होंने रेशी स्थित पर्वतेश्वर शिवालय मंदिर में भी पूजा अर्चना की। तो अपने संवाददाता से हम विस्तार से ये रिपोर्ट सुनते हैं और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के इस दौरे के संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 17 और 18 अक्टूबर को 2 दिवसीय पाक्योंग जिला का दौरा किया। दौरे के पहले दिन राज्यपाल ने रिनक बाजार स्थित रामगौरी संग्रहालय का दौरा किया। संग्रहालय में उन्होंने सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास का अवलोकन किया। यह संग्रहालय निजी तौर पर गणेश कुमार प्रधान द्वारा संचालित है। उन्होंने संग्रहालय के विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेख तथा दस्तावेज का निरीक्षण करते हुए कहा, हमारी संस्कृति और इतिहास हमें अपने जड़ों से जोड़ती है और हम आने वाले पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में हस्तांतरित करते हैं। इनके पश्चात राज्यपाल ने हजारे ऑर्गेनिक फार्म का दौरा किया, जहां उन्हें जैविक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। इसी दौरान उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से विभिन्न राज्य एवं केंद्र योजनाओं के बारे में पूछताछ की, जिसके अंतर्गत FPO, स्वयं सहायता समूह आदि विषय शामिल रहे। अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को यह बताया गया कि कैसे वे प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। राज्यपाल ने फार्म की प्रशंसा करते हुए कहा, हमें कृषि क्षेत्र में किसान बंधुओं की आय स्रोत को बढ़ावा देने की दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने किसानों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि सुनिश्चित कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में शुरू की गई जन हितैषी योजनाओं का भी उल्लेख किया। यात्रा के दौरान राज्यपाल ने रेसी स्थित पर्वतेश्वर शिवालय मंदिर में बाबा भोलेनाथ और मठ में दर्शन किया। उन्होंने पूजा अर्चना कर सिक्किम के लोगों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने रेसी चेक पोस्ट स्थित सिक्किम और पश्चिम बंगाल बॉर्डर का भी दौरा किया, जहां उन्हें 3rd IRBN द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने इस दौरे के दौरान जिले के विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से मिलकर उन्हें संवाद भी किया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दिल्ली राम दुलाल। सिक्किम के बाद अब हम चलते हैं मणिपुर।
श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि मणिपुर ऐसा खूबसूरत राज्य है जो पहाड़ी और घाटी के मिश्रण से वहां के प्राकृतिक परिदृश्य को बहुत समृद्ध बना देता है। जहां एक तरफ पहाड़ में जनजातीय समुदाय रहते हैं, वहीं घाटी में भी विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। पहाड़ और घाटी में रहने वाले इन समुदायों और नागरिकों के बीच आपसी सौहार्द भी है और इस सौहार्द को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर एक विशेष उत्सव मनाया जाता है। लोगों के बीच आपसी संबंध को मजबूत करने वाला ये उत्सव मेरा होचोंगबा उत्सव कहलाता है। अभी बीते दिनों यानी 17 अक्टूबर के दिन इम्फाल में ये उत्सव मनाया गया था और मुख्य कार्यक्रम पवित्र स्थल कंगला में आयोजित हुआ था। इसमें पहाड़ी जिलों के आदिवासी समुदायों के नेताओं ने घाटी के लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाया। ये पर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भाव का एक प्रतीक है। मेरा होचोंगबा मणिपुर का ऐसा इकलौता पर्व है जिसमें पहाड़ी और घाटी के लोग साथ मिलकर भाग लेते हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे इम्फाल संवाददाता जेजे थोकचोम से। मेरा होचोंगबा एक वार्षिक पर्व है। इसे कंगलीपाक कैलेंडर के मेरा महीने की 15वीं चंद्रमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व इस महीने के 17 को मनाया गया। इस अनोखे पर्व में शामिल होने के लिए अलग अलग पहाड़ी जिलों के प्रमुख और सांस्कृतिक दल 16 के शाम इम्फाल के मणिपुर शाही महल पहुंचे। मणिपुर के शाही राजा ने इनके सम्मान में एक स्वागत समारोह रखा। 17 तारीख के सुबह 8 बजे से उत्सव की शुरुआत मणिपुर शाही महल से हुई। वहां मणिपुर के शाही राजा और राज्य सभा सांसद लेशेम्बा सनाजाव ने मेरा वायुंग ध्वज फहराया। इस ध्वजारोहण के साथ एक लंबे हरे बांस में दीप प्रज्वलित किया गया। यहाँ दिया घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय की सुख समृद्धि का संकेत देता है, जिसे उनके बड़े भाई तांगखुल समुदाय के लिए जलाया जाता है जो पहाड़ों में रहता है। इसके बाद कंगला में पारंपरिक अनुष्ठान मेन तोंगबा और येनखोंग तंबा किया गया। इसके बाद पहाड़ी और घाटी के समुदाय के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ। उत्सव का समापन 18 सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न जनजातियों की समृद्ध विरासत दिखाई दी। शाम को एक भोज का आयोजन भी हुआ। मणिपुर के वर्तमान स्थिति में मेरा होचोंगबा का उत्सव एकता का प्रतीक बना। इसने फिर से पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच मजबूत रिश्तों को याद दिलाई। आकाशवाणी समाचार के पूर्वोत्तर डायरी के लिए इम्फाल से जेजे थोकचोम। मणिपुर के बाद अब हम चलते हैं असम। आप सभी जानते हैं कि असम का काजीरंगा नेशनल पार्क जैव विविधता के मामले में बहुत प्रसिद्ध एक अभयारण्य है और इस अभयारण्य में हाल ही में एक नई खोज हुई है। तितलियों की प्रजातियों की इस खोज ने भारत में जैव विविधता के संबंध में किए जाने वाले शोध में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जैव विविधता में जहां एक तरफ हाथी जैसे बड़े जीव का महत्व है, वहीं तितली जैसे सूक्ष्म जीव भी उसी तरह से जैव विविधता को बरकरार रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 446 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई गई हैं, जिससे ये पार्क देश में तितलियों की सबसे ज्यादा संख्या वाले पार्क में दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क आता है। और इस शोध के मुख्य प्रणेता हैं ज्योति गोगोई, जो कि एक युवा वैज्ञानिक हैं और उनकी कई सालों की कड़ी मेहनत और गहन अध्ययन का ये नतीजा है कि उन्होंने इन तितलियों की प्रजातियों को खोजा है। वे काजीरंगा के ही रहने वाले हैं और 2007 से इस क्षेत्र में तितलियों के अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि श्री गोगोई को उनकी उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं। ज्योति गोगोई ने भारत के लिए 18 नई तितलियों की खोज की है, जिनमें अगर हम कुछ प्रजातियों का जिक्र आपके साथ करें तो इसमें बर्मीज थ्रिरिंग, ग्लासी सेरोलिन, डार्क बार्डेड हैज ब्लू और अंडमान येलो बैडेड फ्लैट
ये तितलियों की प्रजातियां शामिल हैं। उनकी इस मेहनत ने भारत के जैव विविधता शोध को और समृद्ध बना दिया है। गोगोई ने बताया कि काजीरंगा अब तक तितलियों की प्रजातियों की विविधता में भारत के संरक्षित क्षेत्रों में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। इसमें पहला स्थान नामदफा नेशनल पार्क को मिला है, जैसा कि अभी हमने आपके साथ चर्चा भी की। और पार्क प्रशासन ने ये भी कहा है कि हिमालय और पाटकोई पर्वत श्रृंखला से बाहर स्थित होने के बावजूद काजीरंगा पार्क में इतनी अधिक प्रजातियों का मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं अपने वातावरण को सुरक्षित बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में। मेघालय के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। मेघालय ग्रीन प्लस योजना, ये ऐसी योजना है जिसमें समुदाय की भागीदारी होती है और इस योजना में समुदाय को एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो किस तरह से वनों की रक्षा कर सकते हैं और पेड़ों की रक्षा करके वातावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। इस संबंध में हमारे संवाददाता की ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। ग्रीन मेघालय प्लस राज्य सरकार की वो पहल है जिसके तहत मेघालय को और ज्यादा हरा भरा बनाने का प्रयास हो रहा है। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज इसके तहत जंगलों के संरक्षण के लिए समुदायों और लोगों को हर हेक्टेयर पर प्रतिवर्ष 20,000 रूपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये योजना राज्य भर में जंगलों के संरक्षण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है और जहाँ ज्यादा जंगल हैं, उन क्षेत्रों की यदि समुदाय और लोग सुरक्षा करते हैं तो उसके बदले में आर्थिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ग्रीन मेघालय प्लस योजना पेमेंट फॉर इकोसिस्टम के सिद्धांत पर आधारित है, जो गांवों समुदायों की भागीदारी से वनों का संरक्षण सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 30 वर्षों तक प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण और सुरक्षा का वचन देते हैं। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज कार्यक्रम 2022 में शुरू किया गया था। ग्रीन मेघालय प्लस का उद्देश्य 50,000 अतिरिक्त हेक्टेयर या 500 वर्ग किलोमीटर जंगल के संरक्षण को बढ़ाना है। इस योजना की विशेषता ये है कि इसमें अधिक क्षेत्र को कवर किया गया है। पहले योजना के तहत कम से कम 2 हेक्टेयर जंगल की आवश्यकता होती थी, लेकिन नई गाइडलाइंस ने इसे घटाकर 1 हेक्टेयर कर दिया है, जिससे छोटे भूस्वामी और समुदाय भी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में 3,000 से अधिक लोगों और समुदायों ने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है, जिससे 54,000 हेक्टेयर से अधिक प्राकृतिक जंगल का संरक्षण हुआ है। ग्रीन मेघालय प्लस का उद्देश्य 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जंगल को संरक्षण के अंतर्गत लाना है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है जो हमारे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं, जिससे विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों का विकास आवश्यक है जो आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। उन्होंने ये भी कहा, हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहना होगा और प्रकृति तथा विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार वनीकरण परियोजनाओं पर खर्च करती है, लेकिन मेघालय ने प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण के लिए ग्रीन मेघालय मॉडल की शुरुआत की है। Mentioning that their society, their locality, their clan has already been protecting the forest for 15 years, 20 years, but they did not get any support. And that is precisely what the purpose of this scheme or this program is. We spend hundreds of crores for afforestation program, for planting the trees again. And we waste a lot of time, many years for the plant to again grow. So if you calculate the time that it takes for the plant or the tree to grow and the money that we spend in afforestation programs and the destruction that we have done for the environment, it makes complete sense for us to support the local people, the custodians of the land and the forest. उन्होंने कहा कि हम भविष्य में वनीकरण परियोजनाओं के लिए इंतजार करने के बजाय जंगलों का संरक्षण कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने जंगलों के संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं और 200 करोड़ रुपए से अधिक का बजट इस प्रयास के लिए निर्धारित किया गया है। उन्होंने समुदायों से भी वनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी से भाग लेने का आग्रह किया। ये पहल उन समुदायों को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए तैयार की गई है जो सक्रिय रूप से वनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं।
शिलोंग से लमफ्रोंग नोंगस्पोंग की रिपोर्ट के साथ मैं पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से निखिल कुमार शुक्ला। असम के बाद अब हम अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं। कामेंग संस्कृति और धरोहर संग्रहालय खुलने के लिए अब तैयार है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के डिरांग उपमंडल के न्यूक मांगडुंग में स्थापित कामेंग संस्कृति और धरोहर संग्रहालय अब सभी के लिए खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस संग्रहालय का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो ये संग्रहालय क्या है और इस संग्रहालय की क्या उपयोगिता है, इस संबंध में हमारे संवाददाता राकेश ढोले से विस्तार से रिपोर्ट सुनते हैं। वेस्ट कामेंग जिले में कामेंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम की परिकल्पना भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत की गई है और इसे भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। संग्रहालय का उद्घाटन 23 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान और गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह की उपस्थिति में किया जाएगा। उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश का भारतीय सभ्यता से गहरा संबंध है, जिसका उल्लेख कालिका पुराण और महाभारत से मिलता है। यह असंख्य ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों से भरा हुआ है, जो इसकी सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत को स्थापित करता है और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ कामेंग संग्रहालय में सामंजस्यपूर्ण रूप से एक साथ आता है। कामेंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम को राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, कला, ऐतिहासिक संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। स्थानीय समुदाय के लोगों ने भी इसकी स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई है। स्थानीय लोगों ने भूमि और 343 पारंपरिक कलाकृतियां संग्रहालय को दान किया है। यह प्रयास अरुणाचल प्रदेश के ताने बाने में बुने गए सभी मूर्त ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक और एथनोग्राफिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी समुदायों के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को एक स्थल पर लाने का प्रयास है। संग्रहालय में एक आधुनिक मूवी हॉल भी है, जो भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। कामेंग कल्चर एंड हेरिटेज म्यूजियम दुनिया भर के पर्यटकों को अरुणाचल प्रदेश की विरासत को समझाने में मदद करेगा। यह संग्रहालय सामुदायिक एकीकरण के माध्यम से शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में काम करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरा राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। श्रोताओं, आज का पूर्वोत्तर डायरी का अंक अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का अंक हर बार की तरह रुचिकर लगा होगा और इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमारी ईमेल आईडी का पता नोट करें, airnsdtalks@gmail.com। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी प्रतिक्रिया के लिए नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 9289094044। हम अगले रविवार शाम 5:30 बजे आपके साथ पूर्वोत्तर डायरी का एक नया अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी कमल प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।